एक दो मिनट डिले है तो चलता है, इतना कोई नई बात नहीं हो। चाहे वो अंबानी हो, चाहे एक रिक्शा चलाने वाला नॉर्मल व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति किसी न किसी चीज को लेकर के परेशान है। अगर जिंदा है, जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। तो ताकत रखो अपने बाजुओं में कुछ करने की, कुछ करना। एक बार कंफर्म करें सारे बच्चे। अब आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। चलिए, जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी, जानदार शानदार लाजवाब। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जिस टॉपिक पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। जिसका भी क्लास नहीं हुआ होगा रीओपन कर लीजिए, दोबारा आप लोग क्लास को स्टार्ट करिए, रिफ्रेश कर लीजिए। क्लास आपकी रन हो गई है प्रॉपर वे में, ढंग से। ठीक, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, चालकोलिथिक एज हम लोगों ने कंप्लीट किया था, वो हम लोगों का कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो टॉपिक आपका क्या होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी क्या, सिंधु घाटी सभ्यता। क्या पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बड़ा प्यारी सी लाइन है, कहते हैं बुलंद हो हौसले तो मुट्ठी में हर मुकाम है, बुलंद हो हौसले तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जीवन में आम है। हर व्यक्ति परेशान है, कोई किसी लिए, कोई किसी लिए, चाहे वो अदानी हो, चाहे वो अंबानी, चाहे एक नॉर्मल व्यक्ति, सब परेशान है, ठीक, किसी न किसी रीजंस को लेकर के। कहते ना, जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में तैरने की। अगर आपके पास जिंदा है तो बाजुओं में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप कुछ कर सकते हो, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। अगर लहर चल रही है तो लाश उसके साथ अपने आप बह जाती है, तो उसके साथ बहना नहीं है, आपको अपनी एक अलग पहचान बनानी, एक अलग छाप रखनी है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके हम लोग फ्रेमिंग करते हैं। सबसे पहले इसकी फ्रेमिंग करेंगे कि भाई कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे क्या, इंट्रोडक्शन। पहला पार्ट आता है इसमें क्या, तो इंट्रोडक्शन, यानी क्या, परिचय। सबसे पहला शब्द आएगा इसमें, हम लोग देखेंगे क्या, इंट्रोडक्शन का परिचय। भाई सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय क्या क्या है, भाई क्या क्या चीजें हैं। देन हम लोग देखेंगे इसके कंटेम्प्रोरी सिविलाइजेशन, कंटेम्प्रोरी सिविलाइजेशन मतलब क्या, समकालीन सभ्यता, समकालीन सभ्यता, समकालीन सभ्यता। देन हम लोग इसमें तीसरा पार्ट कवर करेंगे। थर्ड पार्ट क्या कहलाएगा, जब इसका थर्ड पार्ट क्या होगा, तो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन हो गया। थर्ड पार्ट बात करेंगे हम लोग इसके एरिया की, कितना एरिया में फैला था, क्या क्या था। थर्ड पार्ट आएगा इसका एरिया का, यानी क्षेत्रफल क्या था, इसका क्षेत्रफल क्या था, विस्तार कितना था। फिफ्थ पॉइंट आएगा कि इसका टाइम पीरियड कितना था, क्या समय काल था, क्या टाइम पीरियड था इसका, इसका समय क्या था, भाई कब से कब तक था, समय क्या था, ठीक। फिफ्थ पॉइंट आएगा कि समय के बाद आता है इंपॉर्टेंट प्लेस, कौन सा प्लेस कहां पर स्थित है, क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो फिफ्थ पॉइंट आएगा इसका कौन सा, तो प्लेस का, यानी प्लेस, यानी हिस्टोरिकल जो प्लेस होंगे, इंपॉर्टेंट प्लेस आप देखेंगे इसमें, इंपॉर्टेंट प्लेस यानी क्या, प्रमुख स्थान। प्रमुख स्थान का मतलब हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगा, राखीगढ़ी, धौलावीरा, ये सारे के सारे प्लेस हम लोग इसमें देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्लेस में। इसके बाद और बात कर लेते हैं हम लोग, इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो और आगे बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, और आगे इसको बढ़ाते हैं, इसी में और आगे अगर हम लोग इसको बढ़ाते हैं तो और क्या होगा, तो सिंधु घाटी सभ्यता की देखेंगे टाउन प्लानिंग। इसके बाद जो आएगा टाउन प्लानिंग, यानी क्या, नगर नियोजन, यानी क्या, टाउन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग यानी क्या, नगर नियोजन। नगर नियोजन सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था। देन इसके बाद हम लोग नगर नियोजन के बाद देखेंगे वहां की पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी। सिंपल सा बहुत है कि वहां का सोशल लाइफ कैसा था, पॉलिटिकल लाइफ कैसा था, पॉलिटिकल लाइफ यानी क्या, राजनीतिक जीवन कैसा था, राजनीतिक जीवन कैसा था, वहां की सोशल लाइफ कैसी थी, यानी सामाजिक जीवन कैसा था वहां का।
देन वहां का हम लोग देखेंगे रिलीजियस लाइफ कैसा था, रिलीजियस लाइफ यानी क्या प्यारे बच्चों, धार्मिक जीवन कैसा था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन से धर्म को मानते थे, क्या कोई रिलीजन था कि नहीं था, क्या बातें थी, तो रिलीजियस लाइफ देखेंगे वहां का। देन हम लोग इकोनॉमिक लाइफ देखेंगे कि लोग क्या व्यापार करते थे, क्या नहीं करते थे, तो उसको थोड़ा सा हम लोग यहां नीचे बना ले रहे हैं, यानी क्या इकोनॉमिक लाइफ, यानी क्या आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन में मतलब किस चीज का व्यापार करते थे, कहां से व्यापार करते थे, कौन से कंट्री से व्यापार करते थे, ये सारी बातें देखने के बाद हम लोग देखेंगे इस काल का जो है डिक्लाइन कैसे हुआ। इतनी बढ़िया सभ्यता थी तो डिक्लाइन कैसे हुआ, पतन कैसे हुआ। देन इसके बाद हम लोग देखेंगे अदर फैक्ट, यानी क्या अन्य तथ्य। इतना सारा पॉइंट हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में कवर करेंगे, ठीक है, क्लियर है सभी का। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट, मतलब ये सारा का सारा सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग कवर करेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है आपका क्या, वो पॉइंट होता है क्या, इंट्रोडक्शन का। देन आपका कंटेम्प्रेरी कौन थी, एरिया क्या था, टाइम क्या था, इंपॉर्टेंट प्लेस क्या था, ठीक। देन आपका आ जाएगा क्या, यहाँ पे नगर नियोजन कैसा था, पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, सोशल लाइफ कैसी थी, रिलीजियस लाइफ कैसा था। देन इकोनॉमिक लाइफ कैसा था, डिक्लाइन कैसे क्यों हुआ, और अदर फैक्ट, इसमें हम लोग सारा कवर करेंगे, ठीक। सबसे पहले आते हैं इसका इंट्रोडक्शन, देखते हैं हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ आईवीसी। सबसे पहले देखते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखो, अब आगे हम लोग मैं आईवीसी लिखूंगा तो ध्यान रखना है, सर आज कवर होगा नहीं बेटा, एक दिन में इतना कहां कवर होगा बिट्टू, ये तो इम्पॉसिबल वाली बातें हैं, ठीक। एक घंटे में इतना कहां होगा, ये 2 से 3 दिन लगेगा आपका पूरा कवर होने में, ठीक। 3 दिन मान के चलो, एक दिन में कहां, इतना संभव कहां बेटा, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय, चलो स्टार्ट करते हैं एक एक करके पॉइंट। सबसे पहले आप देखोगे इंडस सिविलाइजेशन किसके द्वारा नाम दिया गया था, सबसे पहले इसका नाम क्या था, इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन नेम किसके द्वारा दिया गया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन नेम गिवन बाय जॉन मार्शल, किसके द्वारा दिया गया था, जॉन मार्शल के द्वारा। किसके द्वारा प्यारे बच्चों, जॉन मार्शल। यानी सिंधु सभ्यता, आपसे पूछा था सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी नहीं, सिंधु सभ्यता, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां से सवाल आपका रहता है। इंडस सिविलाइजेशन, हाँ बिल्कुल नोट बनाते चलना है, बिल्कुल साथ साथ नोट सारा करते चलना है बेटा, सभी बच्चों को अब नोट्स प्रॉपर बनाते चलना है। हाँ बहुत अच्छा बात है सुधांशु, नोट्स बना रहे हैं, अच्छी बात है, नोट्स सारे बच्चे अब बनाना हो, ठीक है, सभी बच्चों को नोट्स बनाना मैंडेटरी है। नोट्स बना के रखो, अभी आपके एग्जाम में टाइम है, और इतने टाइम में आप नोट्स अब आपका प्रॉपर रहेगा तो आप दोबारा रिवाइज करने में आपको आसानी होगा, अगर नोट्स ही नहीं रहेगा तो आपको लिए दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता नाम जॉन मार्शल द्वारा दिया गया था, जॉन मार्शल द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया, क्या, तो सिंधु सभ्यता नाम दिया गया, ठीक है। इसका अन्य नाम क्या है भाई, अब इसके हम लोग अन्य नाम की तरफ जाते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का अदर नेम क्या था, अब इसका अदर नेम की तरफ हम लोग जाते हैं कि इनका अन्य नाम क्या था।
अदर नेम, यानी क्या प्यारे बच्चों, तो अन्य नाम। अन्य नाम इसका क्या होगा, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इसको कहते हैं क्या, हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्या नाम देते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसे कहते हैं क्या, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी क्या, हड़प्पा सभ्यता। क्यों कहते हैं भाई हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि पहला प्लेस जो था वो हड़प्पा खोजा गया था 1921 में। जो इंपॉर्टेंट प्लेस आएंगे उस पर चर्चा करेंगे तो वहां बताएंगे। इसे हड़प्पन सभ्यता कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहला प्लेस कौन सा खोजा गया, हड़प्पा 1921 में खोजा गया था। पूरे वर्ल्ड में एक रूल है कि जहां पर कोई प्लेस खोजा जाएगा उस प्लेस के नाम पर बेटा उस सभ्यता का नाम रख दिया जाएगा। तो सबसे पहला प्लेस खोजा गया हड़प्पा, इसीलिए इसका नाम रखा गया क्या, हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम रखा गया। ठीक है ना, तो यहां पे कारण हम आपको मेंशन कर दे रहे हैं, बिकॉज हड़प्पा वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड प्लेस ऑफ आईबीसी, आईबीसी का मतलब सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्योंकि हड़प्पा पहला खोजा गया स्थान था। तो हड़प्पा पहला खोजा गया स्थान था किसका, तो आईबीसी का। हाँ बिल्कुल, हाँ पाकिस्तान में है जो इंटेलिजेंस सब हड़प्पा पे पोस्टमार्टम करेंगे जब इंपॉर्टेंट प्लेस वाला पॉइंट आएगा। अभी तो हम इंट्रोडक्शन बता रहे हैं कि इसका अन्य नाम क्यों दिया जा रहा है। पोस्टमार्टम करेंगे पूरा हड़प्पा का, कब है खुदाई हुआ, कौन सी नदी पर है, क्या क्या मिला है, सारा पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक, क्योंकि हड़प्पा पहला खोजा गया प्लेस था, स्थान था, इसीलिए इसे नाम दिया गया हड़प्पा। और नाम, और इसका नामकरण क्या होगा भाई, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन इसका नामकरण पड़ा। और इसे नाम दिया जाता है क्या, इसे कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन। प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं भाई, प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, ठीक क्यों कहते हैं ये मैंने आपको बताया है। क्यों कहते हैं भाई प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन, क्यों कहते हैं, सर हमारी भी क्लास लेट हुई सिल्वर, आज थोड़ी सी टेक्निकल इशू थी बेटी थोड़ी देर के लिए, इसलिए क्लासेस थोड़ी सी लेट हुई है। अब हमेशा नहीं होता, कभी कभी देखो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं सबके हाथ में होती नहीं है, तो एक आध दिन चलता है यार, इतना तो मैनेज कर ही लो। चलिए, तो परेशान नहीं होना, ठीक है। तो लिखा जी, अब आते हैं इसे कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन, क्या आद्य, इसे कहते हैं क्या, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता क्यों कहते हैं ये बता चुका हूं, क्योंकि इस काल में जो लिखा गया है वो आज तक रीडेबल नहीं है। ठीक, आज तक जो इन्होंने लिखा है वो आज तक रीडेबल नहीं, पढ़ा नहीं जा सका, इसीलिए इसे कहते हैं क्या, प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन। और नाम क्या देते हैं भाई इसे, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं, इसी को कहते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसी को कहते हैं ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। आद्य ऐतिहासिक क्यों कहते हैं, एक बार फिर से बता रहा हूं कि इस काल में जो लिखा है इन्होंने आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए इसे कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन, यानी आद्य युगीन सभ्यता कहते हैं इसी को। अब आते हैं इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहते हैं, यानी क्या, कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। और क्या नाम देते हैं भाई इसी को, तो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहते हैं। और इसी को फर्स्ट इंडियन अर्बन सिविलाइजेशन कहते हैं, इसी को फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन।
इसी कहते हैं क्या, पहली नगरीय सभ्यता, ये सारे नाम इसके हैं, ध्यान रखना। इसे कहते हैं पहली नगरीय सभ्यता, इसे कहते हैं क्या, पहली नगरीय सभ्यता नाम दिया जाता है। क्यों भाई? क्योंकि पहली बार ये नगर यहीं पर देखने को मिलता है। ठीक, तो पहली नगरीय सभ्यता कहते हैं क्योंकि पहली बार नगर देखने को यहीं पर मिलता है। अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में पहली बार नगर कौन से प्लेस में मिलता है, तो ध्यान रखना इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कहां पर, सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक, कहां पर, तो सिंधु घाटी सभ्यता में। तो ये तो इसका इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हम लोग हैं। अब बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, ये सारा पॉइंट आपका हो गया। अब एक कहते हैं फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी भारतीय पुरातत्व का, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, भारतीय पुरातत्व का जनक, तो किसे कहते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को, क्योंकि इन्होंने ही पुरातत्व के क्षेत्र में काम किया था अच्छा खासा, ये इसीलिए इन्हें कहते हैं। और सबसे लंबी सभ्यता, हाँ कह सकते हो, सबसे लंबी सभ्यता कह सकते हो ड्यूरेशन के हिसाब से। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहते हैं। अब इस सभ्यता के समकालीन कौन कौन सी सभ्यताएं थी, तो उसमें चलने से पहले दो तीन चीजें जान लेते हैं कि मोहनजोदारो की जो पॉपुलेशन थी वहां पर कितने तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो मोहनजोदारो की पॉपुलेशन में अगर बात करोगे, इंट्रोडक्शन की बात करें, इसमें कौन सी प्रजातियां हुआ करती, तो मोहनजोदारो में कहने का मतलब 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो ये कहा जाता है कि भाई ये सभ्यता वास्तव में कौन सी प्रजाति का था। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे चले, ध्यान रखना कि सभ्यता में कौन सी प्रजाति के लोग थे। ठीक, कौन सी प्रजाति के लोग थे, तो मिक्स स्पीसीज माने जाते हैं बेसिकली। जैसे इसमें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड माने जाते हैं, और क्या माने जाते हैं, भूमध्य सागरी माने जाते हैं, मेडिटेरेनियन माने जाते हैं, अल्पाइन, मंगोलाइट। ये 4 तरह की प्रजातियां आपको मोहनजोदारो में देखने को मिलती है। ध्यान रखना, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, मेडिटेरेनियन, भूमध्य सागरी, अल्पाइन और मंगोलाइट, ये 4 प्रजातियां देखने को मिलती है। कहां पर, तो सिंधु घाटी सभ्यता में। फिर से बता रहे हैं आपको कि इंडस व मोहनजोदारो की जो पॉपुलेशन थी वहां देखने को पता चलता है कि वहां पर 4 प्रकार की प्रजाति पाई जाती है, स्पीसीज पाए जाते हैं। देन फर्स्ट स्पीसीज प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, मेडिटेरेनियन, अल्पाइन और क्या, मंगोलाइट। ये 4 तरह की प्रजातियां देखने को हमें मिल रही थी। कहां पर, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अब सिंधु के निर्माता कौन माने जाते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन माने जाते हैं, वो अनेक अनेक विद्वानों का अलग अलग मत है। तो ध्यान रखना, कई सारे लोगों का अलग अलग मत है। कुछ लोग कहते हैं, जैसे मान लीजिए डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र का कहना है कि सिंधु के निर्माता आर्यन माने जाते हैं। ठीक, कुछ लोग कहते हैं सिंधु के निर्माता सुमेरियन माने जाते हैं। गार्डन चाइल्ड का मत है लक्ष्मण स्वरूप रामचंद्र, ऐसे कह लो जो राम और लक्ष्मण, ऐसे याद कर लें, राम और लक्ष्मण दोनों का मत है कि सिंधु के निर्माता कौन थे, आर्य थे। वहीं पर गार्डन चाइल्ड का मत है, ठीक, गार्डन चाइल्ड का मतलब है कि सुमेरियन इसके निर्माता थे। राखल दास बनर्जी कहते द्रविड़ियन इसके निर्माता थे। व्हीलर कहते दस्यु और दास इसके निर्माता थे। तो इसमें अगर सबसे प्रामाणिक माना जाता है तो द्रविड़ियन माने जाते हैं सिंधु के फाउंडर। कौन, तो द्रविड़ियन लोग माने जाते हैं। ठीक, सेम बनाना है, जो ये पीडीएफ दिया है मैंने सेम बनाना है, आपको नोट साथ साथ बनाते चलना, जो आपको लिखते जाना यही नोट्स आपको बनाते चलना, यही आपको रिवीजन में रखना है। ठीक, क्लियर है सभी का? हाँ वही बात तो है, इसीलिए तो नहीं मान सकते हैं, इसमें आर्यन तो मान ही नहीं सकते, सुमेरियन भी नहीं माने जा सकते हैं। तो आपका सबसे प्रामाणिक माना जाता आर्यन। आपको क्या मार्क करना है कि सिंधु के निर्माता कौन थे, तो द्रविड़ियन माने जाते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के निर्माता। अगर आपसे पूछता आपके एग्जाम में कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे, तो द्रविड़ियन माने जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा कौन सी प्रजाति की चीज पाए जाते हैं, तो भूमध्य सागरी लोग पाए जाते हैं। ठीक, अगर इसमें पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कंकाल कहां से पाए जाते हैं, तो भूमध्य सागरी कंकाल सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। दैट मीन्स मेडिटेरेनियन जो है सबसे ज्यादा स्केलेटन पाए जाते हैं। सभी का क्लियर है, एक बार बता दें, सभी का क्लियर है यहां तक? तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन पे आते हैं। सभी का क्लियर है? किसी के मन में कोई सवाल कोई क्वेश्चन तो पूछ सकता है आप लोग इतने पॉइंट तक। अब आते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ, हम लोग इंटर करते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है
किसके समकालीन सभ्यताएं कौन सी थी, यानी क्या, तो कंटेम्प्रोरी सिविलाइजेशन। यानी क्या, समकालीन सभ्यता। अब देखो, कहोगे सर समकालीन सभ्यता क्या होती है, मतलब सेम टाइम में जो सभ्यता बन रही हो बेटा, सेम टाइम में जो सभ्यता बन रही हो। चलिए, पल्लवी है सर क्लियर, अंशुल जी का क्लियर, अनुराग जी का, अर्चना जी का क्लियर सर, क्लियर सर, सुदेव जी का क्लियर, सूरजल जी का सर, सुमेरिया, एक सुमेरियन एक प्लेस है ना, सुमेरियन, उसी को सुमेरिया कहते हैं। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। एक बार और बता दे, गोपी जी टाइम से रहो तो ये दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, खुशी जी का क्लियर, संदीप जी का क्लियर, अर्चना जी का क्लियर। मोहनजोदारो, अरे भाई हड़प्पा का प्लेस है ना, हड़प्पा मोहनजोदारो सब अभी पोस्टमार्टम करेंगे बेटा, परेशान ना हो। ये तो बस आपको इंट्रोडक्शन बता रहे हैं कि सिंधु के निर्माता किसे मानोगे। तो देखो, सिंपल सा लॉजिक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, परिचय देख रहे हैं। इंट्रोडक्शन हमने फ्रेमिंग की है, जो आपको ध्यान रखना है, इसी फ्रेमिंग के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद कंटेम्प्रेरी देखेंगे, एरिया देखेंगे, टाइम देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्लेस देखेंगे। देन हम लोग क्या देखेंगे, टाउन प्लानिंग, पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक डिक्लाइन देखेंगे। इतने सारे पॉइंट को कवर करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन का अन्य नाम क्या था, तो जॉन मार्शल दिया गया था, इंडस सिविलाइजेशन नाम दिया था उन्होंने। अन्य नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन को, क्या हड़प्पा पहला खोजा गया प्लेस था। प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जब पहला क्लास हम पढ़ा रहे थे, आपको ध्यान रखना है इंट्रोडक्शन वाला, कि जो है आर्कियोलॉजी मतलब इस काल के लिखित साक्ष्य तो हैं। जब हमने डिवाइड कर रहा था कि प्रोटो हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक, तो प्रोटो हिस्टोरिक इस काल में लिखित एविडेंस तो है, बट वो रीडेबल नहीं है, आज तक पढ़े नहीं जा सके, इसलिए प्रोटो हिस्टोरिक। कांसे का खूब प्रयोग है तो कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं, और पहली नगरीय सभ्यता आपकी मानी जाती है। अलेक्जेंडर कनिंघम को फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट माना जाता है, इंडियन आर्कियोलॉजी। मोहनजोदारो की जनसंख्या, यानी हड़प्पा, मोहनजोदारो, सनउदरो, एक हमने मोहनजोदारो को लेकर के आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिक्स स्पीसीज पाई जाती है, प्रोटोस्टोलाइट और मेडिटेरेनियन, अल्पाइन और मंगोलाइट। सबसे ज्यादा पाए जाते हैं क्या, मेडिटेरेनियन, भूमध्य सागरीय प्रजाति पाई जाती है। सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन माने जाते हैं, तो इसमें कई सारे विचार है, जैसे डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप है, रामचंद्र जी हैं, उनका स्टेटमेंट है कि आर्य लोग थे। गार्डन चाइल्ड कहते हैं सुमेरिया के लोग रहने वाले थे, वो लोग निर्माता थे। राखल दास बनर्जी कहते हैं द्रविड़ ही थे इसके निर्माता, और व्हीलर कहते हैं दस्यु और दास थे। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है द्रविड़ियन। ठीक, अब इसके कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन की बात हम लोग करते हैं, तो देखते हैं कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन। चलिए, अब इसके बाद हम लोग का बात करते हैं कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन। कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन में बात कर लेते हैं, सबसे पहले कौन सी सभ्यता आएगी, तो सबसे पहले मतलब सेम टाइम में से जो सभ्यता, कंटेम्प्रेरी का मतलब जैसे हम हैं, आप हमारे समकालीन पढ़ रहे हैं, तो उसे कहते हैं कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन। तो सबसे पहले नाम लेते हैं हम लोग कौन सा, तो सबसे पहले कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन पे मिस्र की सभ्यता, यानी क्या, ऐसा कह ले जो है सबसे पहले इजिप्ट सिविलाइजेशन, इजिप्ट सिविलाइजेशन कौन सी नदी पर बनती है। देन चाइनीज सिविलाइजेशन, चीन की सभ्यता। देन आपकी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, तो देखते हैं एक एक करके, यानी कहां पर, तो मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, और क्या, चीन की सभ्यता, और कौन सा, मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब ये सब कौन कौन सी नदी पर बन रही थी, ध्यान रखना। तो मिस्र की सभ्यता कौन सी नदी पर बन रही थी, कमेंट करके बताइए। बहुत बढ़िया, सुजल चौधरी कह रही हैं
तो नील नदी पर, नील नदी पर, नील नदी पर। हाँ, तो कौन सी? तो नाइल रिवर, यानी कौन सी? तो नील नदी पर। कौन सी? तो नील नदी पर। ये सभ्यता कहां पर बन रही थी? तो नील नदी। वहीं पर अगर बात कर ले चीन की सभ्यता कौन सी नदी पर? तो वांगहो नदी पर, वांगहो रिवर। उसी को कहते हैं येलो रिवर, यानी पीली नदी। तो कौन सी नदी पर? तो वांगहो रिवर, वांगहो नदी, या इसी को कहते हैं पीली नदी। ठीक। अब बात कर लेते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता कौन सी नदी पर? दजला फरात रिवर। दजला फरात नदी पर। दजला फरात नदी पर। तो ये सारी सभ्यताएं बिल्कुल सेम टाइम में थी। मतलब जैसे सिंधु घाटी सभ्यता भारत में थी, वैसे मिस्र में आपके नील नदी की सभ्यता बन रही थी। और बात कर लेते हैं आपका चीन में कौन सी? हुआंगहो नदी पर, पीली नदी पर। और मेसोपोटामिया की सभ्यता कौन सी नदी पर? दजला और फरात, दो नदियों पर बन रही थी। ठीक। और इस सब में सबसे एडवांस सभ्यता कहां की थी? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सभ्यता थी, ध्यान रखना है। ठीक। दजला फरात नदी पर। जैसे अगर आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता देखनी है तो बहुत प्यारा सा बन रहा था एक। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखो यहां पर एक नदी थी जिसे दजला कहते थे, और इधर में एक नदी थी जिसे कहते हैं फरात नदी। ठीक। इधर में एक नदी थी दजला फरात, इधर में हो गया कौन सा? दजला। और इधर में हो गया कौन सा? फरात। इधर के साइड में दजला और इधर के साइड में, सॉरी उल्टा, माय मिस्टेक। एक बार फिर से देख लेते हैं, रुक जाए। इधर के साइड में फरात, ये ईस्ट वाला हो गया। इधर के साइड में दजला। ठीक। ये दो नदियां हो गई, और बीच में जो सभ्यता बनती है, ये बीच में जो सभ्यता बन रही है यहां पर एक सभ्यता बनती है जिसे हम लोग कहते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। यहां पर बनती है आपकी कौन सी? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये बीच में जो सभ्यता बनती है आपकी उसे कहते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। यहां पर जो शहर बनते हैं उसे कहते हैं हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक। यहां पर बन जाती है आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता। इधर से दजला और इधर से फरात नदी। तो दजला और फरात नदी के बीच में बन जाती है आपकी कौन सी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। बहुत बेहतरीन सभ्यता थी। मतलब इंडिया के बाद किसी की सभ्यता डेवलप ठीक हो रही थी तो मेसोपोटामिया की सभ्यता बन रही थी बीच में। और इन सब में सबसे एडवांस सभ्यता कहां की थी? तो हम लोगों की इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ठीक। सर ये रिवर पर ही क्यों होती थी? देखो बेटा, पानी के सोर्स कहां होते थे? नदी के पास। और मनुष्य कैसे धीरे धीरे जंगलों से निकल करके नदियों के पास आने लगा था खाने और पीने की तलाश में। तो उसी कारण से सभी लोग मनुष्य नदियों के पास आने लगा, और वह सभ्यता नदी के पास ही डेवलप हो गई थी। देखोगे बड़े बड़े शहर, आप बड़े बड़े शहर का नाम ले लो जो प्राचीन काल में बड़े पॉपुलर थे, बहुत ही फेमस थे, लेकिन वो नदी के पास नहीं थे, तो सभ्यता खत्म हो गया। आज बड़े बड़े शहर को ले लो नदी के पास, चाहे आप दिल्ली ले लो, चाहे आप पटना ले लो, चाहे आप लखनऊ ले लो गोमती नदी के पास, कोई बड़ा शहर ले लो नदी के पास, क्योंकि पानी मनुष्य के लिए बेहद जरूरी होता है। पानी आप बाहर से कितना इंपोर्ट करोगे, बाहर से कितना मंगाओगे, वो सभ्यता खत्म हो जाएगी अगर पानी वहां पर प्रॉपर नहीं है तो। ठीक। तो ये हो जाता है, दोनों का दोनों बातें कर लेते हैं दजला फरात रिवर पे। अब आते हैं, यहां तक की बातें हो गई, इनके बाउंड्री की बात कर लेते हैं भाई, इनकी सीमाएं क्या थी। अब आते हैं इसके एरिया और बाउंड्री की बात कर लेते हैं। एरिया की बात करते हैं सबसे पहले। एरिया
यानी क्षेत्रफल क्या था इसका, क्षेत्रफल क्या था इसका। तो क्षेत्रफल की जब बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता के, तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर होता है। कहां कहां पर फैला था भाई, तो इसके क्षेत्रफल आप बात करोगे तो एमपी, सबसे पहले बात करोगे तो कहां पर, तो यूपी, ठीक, उत्तर प्रदेश हो गया आपका, उत्तर प्रदेश हो गया। देन आप बात कर लेते हैं कहां पर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, राजस्थान, पंजाब, पंजाब, हरियाणा, हरियाणा, और बात कर लेते हैं गुजरात, गुजरात, और बात कर लेते हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, और बात कर लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर, और बात कर लेते हैं, तो इसको तो इंग्लिश हिंदी में लिख लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी सभी को। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये सब तो लिख ही लोगे हिंदी में सारे बच्चे। किसी को दिक्कत हो तो बताओ भाई, इसको भी हिंदी में कर दें, क्योंकि ये तो सारे लोग लिख ही लोगे ना। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, ये तो लिख लोगे ना सारे बच्चे, क्योंकि इतना तो उम्मीद करें ही करें। इसके अलावा और बात कर लेते हैं, और बात कर लेते हैं, तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, और बात कर लेते हैं भारत के बाहर पाकिस्तान, पाकिस्तान, और बात कर लेते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में दो प्लेस पाए जाते हैं, सूरतगोई, मुंडीगाग, ठीक है, तो ये प्लेस हो जाएंगे आपका, ठीक, इतने सारे। हाँ ये भाई बस से प्लेस प्लेस लिखना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। अभी क्षेत्रफल की बात कर ले, ये सारे क्षेत्रफल में फैले हुए थे, एटसेट्रा कर दो, इन सारे क्षेत्र पर फैले हुए थे, कौन सा, सिंधु घाटी सभ्यता के प्लेस, ठीक है, ठीक, तो ये हो जाएगा सारी लोगों का सिंधु घाटी सभ्यता। ये आपका बता रहे एरिया कौन कौन से क्षेत्र में फैला हुआ है। जैसे उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर ले लीजिए, राजस्थान में कालीबंगा ले लीजिए, पंजाब में रोपड़ ले लीजिए, हरियाणा में बनवाली और राखीगढ़ी ले लीजिए, गुजरात में लोथल, रंगपुर, धौलावीरा, तमाम सारे प्लेस हैं, महाराष्ट्र में दैमाबाद, जम्मू कश्मीर में मुंडी गांव, जम्मू कश्मीर में मांडा की बात कर लो, तो तमाम सारे प्लेस होंगे। अभी उसको देखेंगे, अभी प्लेस में हम लोग नहीं आ रहे, क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, तीसरा पॉइंट। अब इसकी सीमा की बात कर लेते हैं भाई, इसकी सीमा क्या थी, कहां से कहां तक थी, तो इसके बाउंड्री की बात कर लेते हैं, कहां कहां पर बाउंड्री थी इनकी, यानी कि आप तो सीमा कहां पर थी, बॉर्डर कहां से कहां पर थी, सीमा की बात कर लेते हैं। तो सीमा सिंधु घाटी सभ्यता की कहां से कहां पर थी, डायरेक्शन तो सभी को पता है, उधर वाला उत्तर, नीचे वाला दक्षिण, इधर वाला पूरब, और इधर वाला क्या हो जाएगा, ठीक, इधर वाला आपका हो जाएगा क्या, पश्चिम, ठीक, तो इधर वाला हो जाएगा क्या, ईस्ट, यानी पूर्व, इधर वाला हो जाएगा क्या, वेस्ट, तो ये लिख दे रहे, यानी पश्चिम, इधर वाला हो जाएगा क्या, नॉर्थ, यानी क्या, उत्तर, और इधर वाला हो जाएगा क्या, दक्षिण, दक्षिण, ठीक। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ में, तो ईस्ट की तरफ में आ जाएगा आपका कौन सा प्लेस, तो आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, कौन सा प्लेस, तो आलमगीरपुर बेटा, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर की जब बात कर लेते हैं तो कहां पर स्थित है आलमगीरपुर, तो आलमगीरपुर आप बात करेंगे तो कहां पर, तो उत्तर प्रदेश, मेरठ उत्तर प्रदेश, मेरठ यूपी, मेरठ उत्तर प्रदेश। कौन सी नदी पर है भाई, इसकी पूर्वी सीमा की बात कर लेंगे तो पूर्वी सीमा आलमगीरपुर,
कौन सा, कहां पर, तो मेरठ उत्तर प्रदेश। नदी कौन सी हो जाएगी, तो हिंडन नदी। कौन सी नदी हो जाएगी प्यारे बच्चों, तो हिंडन नदी। अब इसके पश्चिमी सीमा की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो पश्चिमी सीमा आपका हो जाएगा सुतका गेंडोर। कौन सा हो जाएगा, सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर। अब सुतका गेंडोर की जब बात आ रही है तो ये कहां पर हो जाएगा, तो बलूचिस्तान पाकिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान कहां पर होगा, तो बलूचिस्तान बलूचिस्तान पाकिस्तान। कौन सी नदी पर होगी पश्चिमी सीमा, तो रिवर का नाम क्या होगा प्यारे बच्चों, कौन सी नदी पर होगी, तो दास्क रिवर। कौन सी नदी पर, दास्क नदी। सारे बच्चे नोट्स बनाते चलिएगा, ध्यान रखना एग्जाम में आपका नोट्स ही आपके काम आएगा, इसीलिए सारे बच्चे नोट्स अपना बना के चलो। फिर से रिवाइज कर रहा हूं, सभी बच्चे प्यारे बच्चों आप लोग अपना नोट्स प्रॉपर बना के चलो। एग्जाम के टाइम में किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े कि सर जो है भाई तुम नोट्स दे दो, तुम नोट्स दे दो। अभी हिस्ट्री आपकी स्टार्ट ही हुई है, तो आप अपने नोट्स खुद बनाते चलो, किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े कि भाई तुम दे दो नोट्स, तुम दे दो। तो जैसे अब शुभम भाई नोट्स दे दो, बाद में ये होता है ना, टेलीग्राम वगैरह दुनिया भर के चैनल्स हैं, ओके शुभम भाई जरा नोट्स दो। शुभम कहेंगे नहीं भाई इतनी मेहनत से तो मैंने नोट्स बनाए है सर के, और मैं तुम्हें कैसे दे दूं, अपना रिवाइज करूं कि तुम्हारे लिए फोटो खींचूं बैठ के 2 घंटे 4 घंटे अपना बर्बाद करूं। भाई मैं अपना पढ़ाई करूंगा कि तुम्हें नोट्स दूंगा। ठीक, तो शुभम ठहरे, वो अपने धुन में मस्त रहेंगे, क्यों देंगे भाई अपना नोट्स इतनी मेहनत से बनाए हैं। हालांकि देना चाहिए, उचित काम होता है। हाँ बहुत अच्छी बात है हंसदीप जी, बिल्कुल नोट्स आपको प्रॉपर प्रिपेयर करते चलना है, वेरी गुड। नोट्स आप बनाते चले, जो टॉपिक अगर जो पॉइंट छूट जाए वो बाद में लिख ले, आपको पीपीटी मिल जाएगी, जब ये पीडीएफ पूरा बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगा तो बाद में इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसकी नॉर्दर्न बाउंड्री की बात कर लेते हैं, तो कहां पर हो जाएगा, मांडा। कहां पर हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो मांडा। अब मांडा कौन सी नदी पर हो जाएगा, कौन सा प्लेस पर हो जाएगा, तो मांडा की बात करोगे तो जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एवं कश्मीर, जम्मू एवं कश्मीर। कौन सी नदी पर हो जाएगा, हाँ ये अच्छी बात है निखिल जी, दे देना चाहिए नोट, सभी को दे देना चाहिए। लेकिन मुद्दा इस बात का होता है कि अगर आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हो तो आपके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि आप दूसरों से ज्यादा कन्वर्जन कर पाओ, तो इसीलिए नोट्स बनाने में अपना खुद ध्यान रखें आप लोग, सभी बच्चे अपना नोट्स प्रॉपर बनाते चले। ठीक, हाँ ये और अच्छी बात है गोपी जी, आपके पास टाइम है तो पीडीएफ देने के बाद नोट्स बना लीजिए, क्लास के साथ बनाए, नोट्स बनाए जरूर, मेरा कहने का मतलब बस एक ही है, नोट्स आपके पास ढंग का होना चाहिए, ठीक प्रॉपर, क्योंकि जो आपके टीचर पढ़ा रहे हैं उनके नोट्स आपके पास जरूर होने चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर रिवर का नाम क्या हो जाएगा, चेनाब, क्योंकि वन टाइम मेहनत होता है लेकिन बहुत आराम देता है वो आपको। कौन सी नदी पर, तो चेनाब नदी पर, चेनाब नदी पर। साउदर्न बाउंड्री कहां पर हो जाएगी, तो दैमाबाद, कहां पर हो जाएगा, दैमाबाद। कौन सी रिवर पर हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो कहां पर, तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। कौन सी रिवर पर, तो रिवर का नाम हो जाएगा प्रवारा, प्रवारा। कौन सा नदी, प्रवारा नदी। प्रवारा नहीं मिलेगा तो ध्यान रखना गोदावरी मार्क करना, प्रवारा नहीं मिलेगा तो गोदावरी मार्क कर देना, नहीं मिलने पर, ठीक, क्योंकि गोदावरी की सहायक नदी, तो अगर प्रवारा नहीं मिलेगा तब गोदावरी मार्क करोगे। आपका नदी प्रॉपर है प्रवारा, प्रवारा जो है गोदावरी की सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी है, तो अगर प्रवारा नहीं मिलेगा देन आप गोदावरी मार्क कीजिएगा, मेन अभी आपको रखना प्रवारा, ठीक, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रवारा रहता है, गोदावरी नहीं रहता है। एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं, इसकी नॉर्दर्न बाउंड्री कहां पर होगी, मांडा में। साउदर्न बाउंड्री, दक्षिणी बाउंड्री कहां पर होगी, दैमाबाद। पूर्वी बाउंड्री कहां पर, आलमगीरपुर। पश्चिमी सीमा आपकी कहां होगी, सुतका गेंडोर।
कौन सी नदी? तो पूरब में कौन सी नदी? पूरब में आप बात करोगे तो हिंडन नदी। पश्चिम में कौन सी? दासका नदी। उत्तर में कौन सी? चेनाब नदी। दक्षिण में आपका कौन सा? प्रवारा नदी। उत्तर में कौन सा? जम्मू कश्मीर। दक्षिण में महाराष्ट्र। पूरब में मेरठ। पश्चिम में आपका हो जाएगा बलूचिस्तान, पाकिस्तान। यही सारा अच्छे से माइंड में, ब्रेन में बिठा लो, याद कर जाओ, ताकि कल जब पूछूं तो आपके पास आंसर देने के लिए हो। तो ये तो हो गए भाई यहां तक की बातें। इनकी सीमाएं कहां कहां तक थी, समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी थी। अब इसके टाइम पीरियड अब बात कर लेते हैं। इनका क्षेत्रफल हो गया, अब इनके टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। भाई इनका समय क्या था सिंधु घाटी सभ्यता का? मुद्दा आ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड क्या था। मुद्दा इस बात का आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड क्या था। तो देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जब टाइम पीरियड की बात आती है तो तमाम सारे विद्वानों का तमाम मत है सिंधु घाटी सभ्यता के समय को लेकर के। विद्वानों के बीच मतभेद है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या था। ठीक, कई सारे विद्वानों के बीच मतभेद है, इसका टाइम पीरियड क्या था। टाइम पीरियड यानी टाइम क्या था, इसका समय क्या था सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या था? तो देखो, इसमें दो डेट मानी जाती है। सबसे पहला डेट, एक रेडियो कार्बन डेटिंग और दूसरा नॉर्मल डेट। तो ध्यान रखना, रेडियो कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग की बात अगर करोगे, ठीक, रेडियो कार्बन तिथि, रेडियो कार्बन तिथि के अनुसार इसका जो डेट माना जाता है, ठीक, रेडियो कार्बन तिथि के अनुसार, और नॉर्मल सामान्य जो आपको मानना है। देखो, रेडियो कार्बन डेटिंग कहता है कि इसका टाइम पीरियड जो था, वो टाइम पीरियड कितना था, तो 2300 बीसी से 1750 बीसी इसका रेडियो कार्बन डेटिंग का टाइम माना जाता है। ठीक, अदर सोर्सेस के हिसाब से इसका नॉर्मल डेट कितना आप मारोगे, 2500 बीसी से 1700 बीसी, ये आपका नॉर्मल सामान्य डेट माना जाता है। आपको 2300 से ध्यान रखना है। ठीक, आपका एग्जाम में कैसे सवाल आता है? मनीषा, सीधे सवाल रहेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा कौन सी होती है, सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिमी सीमा कौन होती है, सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा कौन होती है। बस आपको वही बताना होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डेट क्या क्या हो, मतलब कौन कौन सा होता है। आपके एग्जाम में सीधे सवाल होगा कि इंडस वैली, ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता का सामा रेडियो कार्बन डेटिंग क्या होता है, तो 2300 से 1750, और नॉर्मल डेट आपका पूछा जाए तो 2500 से 1750। इतिहासकारों ने भी कुछ मत दिया है। जॉन मार्शल के अनुसार 3250 से लेकर के 2750। अगर आप इसमें कुछ इतिहासकारों का मत लेना चाहते हो तो वो हालांकि आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो आप उस डेट को लेकर के परेशान आपने मत होइए, ठीक है, वो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट प्लेस की बात कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट प्लेस में आ जाता है, सबसे पहला प्लेस होता है क्या, हड़प्पा। सबसे पहला प्लेस की बात करोगे तो हड़प्पा। स्टार्ट करते हैं, प्लेस की बात कर लेते हैं, हड़प्पा। हड़प्पा की खोजकर्ता कौन थे भाई? हड़प्पा, हड़प्पा को कहते हैं गेटवे ऑफ आईबीसी कहा जाता है। हड़प्पा को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गेटवे ऑफ आईबीसी, गेटवे ऑफ आईबीसी यानी सिंधु घाटी सभ्यता का प्रवेश द्वार। चलो इसको अलग से लिख देंगे फैक्ट में। तो खोजकर्ता कौन हो जाएंगे, फटाफट तेजी से बताओ। तो सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता हो जाते हैं आपके कौन, तो राय बहादुर दयाराम, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, और कौन, माधो स्वरूप, माधो स्वरूप वत्स, और कौन हो जाएंगे, तो व्हीलर। ठीक, दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स एंड कौन हो जाएंगे, व्हीलर।
दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स, और कौन हो जाएंगे तो व्हीलर। किसके डायरेक्शन में, किसके डायरेक्शन में हो जाएंगे, किसके डायरेक्शन में खुदाई कराएंगे, ठीक, किसके डायरेक्शन में खुदाई कराएंगे, मुद्दा इस बात का आता है। और कौन से ईयर में खुदाई कराएंगे, तो किसके डायरेक्शन में, कौन से ईयर में। तो सबसे पहला पॉइंट आता है किसके डायरेक्शन में, किसके डायरेक्शन में, कौन सा ईयर में, कौन से वर्ष में खुदाएंगे, मतलब किसके निर्देशन में, ठीक, कौन सा वर्ष होगा, ईयर कौन सा होगा, कौन से प्लेस में है सिंधु घाटी, मतलब मोहनजोदड़ो हड़प्पा कौन से प्लेस में है, कौन से स्थान पे है, ठीक, कौन सी नदी पर है भाई, रिवर कौन सा है, नदी कौन सा है, ठीक। तो देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं किसके डायरेक्शन में, तो जॉन मार्शल, जॉन मार्शल। और बात कर लेते हैं कौन से ईयर में, तो 1921, 1921 में। 1920 मिलेगा तब भी नहीं छोड़ना है, लेकिन 1921 में प्रॉपर खुदाई स्टार्ट होती है, ठीक। प्लेस कौन सा है, तो मांटगोमेरी, मांटगोमेरी, पंजाब, पाकिस्तान। यानी कौन सा प्लेस, तो मांटगोमरी, पंजाब, पाकिस्तान। नदी कौन सी हो जाएगी भाई, तो रावी नदी, कौन सी, रावी, रावी नदी के तट पर। अब कभी कभी पूछ लेता है रावी, रावी के बाएं या दाएं, तो रावी, ठीक, रावी के बाएं तट पर होगी, दाएं पर होगा आपका सिंधु, ठीक। तो ये कौन सी तट पर होगी, तो लेफ्ट साइड में, बाएं में होगा, ठीक है, लेफ्ट साइड में होगा, ध्यान रखना है, बाएं नदी के तट पर होगा, क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपका रावी वाला प्लेस है। तो रावी के बाएं तट पर, हाँ लेफ्ट साइड में, बिल्कुल बेटा लेफ्ट साइड में, लो लिख दे रहे हैं लेफ्ट साइड, ठीक, यानी बाएं तट पर, बाएं तरफ, जॉन मार्शल। अब खुदाई में हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, खुदाई में हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं वो भी देख लेते हैं, क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो बहुत सारी चीजें, इसको हमने थोड़ा समय बचाने के लिए लिख लिया है। तो क्या क्या मिलता है आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, तो टूर ऑफ 6 ग्रेनरीज, विशाल चबूतरे पर 6 अन्नागारों की 2 पंक्तियां। 6 अन्नागार का मतलब कैसे, ऐसे ऐसे, 6 अन्नागार का मतलब कैसे है, तो ऐसे ऐसे, ठीक, ग्रेनरी। चलो इसको हम अलग से, चलो यहीं पर बना देते, चलो जगह है, बन जाएगा। ये देखो, ये हो जाता अन्नागार। अन्न को रखने के लिए जो आगार बनाया जाता है उसे कहते हैं अन्नागार। देखो 6 पंक्तियां हैं, 6 अन्नागार हैं, 1 2 3 4 5 एंड क्या 6, 2 3 4 5 एंड 6, 6 अन्नागार होते हैं। अभी अन्नागार क्या होते हैं, जैसे गांव वगैरह में जाओगे ना, तो अन्न को रखने के लिए जो आगार बनाए जाते हैं उसे कहते हैं अन्नागार। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, ठीक, यहां पर जैसे गेहूं और चावल, गांव वगैरह में जाओगे ना, तो गेहूं और चावल रखने के लिए इस तरह से बना होता है, वैसे एग्जाम्पल के लिए, ठीक। यहां पर किसी एक प्रोडक्ट को रख करके ऊपर से इसे बंद कर दिया जाता है और यहां पर निकाल लिया जाता है। आप अगर पूर्वांचल में रहते हैं, गोरखपुर बेल्ट में रहते हैं, तो वहां पर कहते हैं डेहरी कहते हैं, ठीक, और बखरा कहते हैं,
और आप शहर में रहते हैं तो इसे टंकी कहते हैं, टंकी कहते हैं ना, गेहूं वाली टंकी, धान वाली टंकी, इस तरह से कहते हैं ना। तो किसी भी चीज को रख करके कैसे बंद कर दिया जाता है और यहां से निकाला जाता है इस तरह से। तो अन्न को रखने के लिए जो आगार बनाया जाता है उसे कहते हैं अन्नागार, ठीक है। कुछ इस तरह से इसे बना करके, तो इस तरह से अन्न को रखने के लिए जो आगार बनाया जाता है उसे कहते हैं अन्नागार। ऐसे टंकी टाइप से बना होता है, इस तरह से बना होता है, इसको ऐसे बंद कर दिया जाता है। ड्रम भी कहते हैं, कई सारी जगह निकाला जाता है, ठीक है। तो अन्न को रखने के लिए अन्न भंडार इसी को कहते हैं। टंकी भी कहते हैं आज के टाइम में, जैसे क्या कहते हैं मॉडर्न टाइम में, टंकी, ठीक। पहले क्या होता था, मिट्टी का बना होता था, पहले क्या होता था, मिट्टी का बना होता। आज भी देखोगे, हाँ, कुठिया भी कह सकते हो, बिल्कुल बेटा। तो अन्न को रखने के लिए जो आगार बनाया जाता है, जैसे गांव वगैरह में होता है, आज के समय में टंकी कहते हैं। अगर आपके पास थोड़ा कम पैसा है तो मिट्टी का, उससे ज्यादा पैसा है तो आप टीन का खरीदिए, टीन का बना होता है, उससे ज्यादा है तो स्टील का। हमारे छत्तीसगढ़ में कोठी कहते हैं, हाँ बिल्कुल कहते होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, तो कोठी, बखरा, डेहरी, इस तरह के तमाम सारे रीजनल नेम दिए जाते हैं। और आपके पास और पैसा है तो सोने चांदी का बनवाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब जिसकी इच्छा करे उसका बनवा लो। तो मिट्टी का बना होता था, ईंट का, हाँ, कोठी बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बेटा। अब देवी माँ की मूर्ति, देवी माँ का जो मूर्ति पाया जाता है, गेहूं और जौ के साक्ष्य मिलते हैं, व्हीट एंड बार्ले के एविडेंस मिलते हैं, ठीक। डाइस मिलता है, पासा, डाइस डिस्कवर्ड बाय इंडिया, बार बार बोला जाता है। डाइस, पासा, जिसे चतुरंग कहते हैं, चतुरंग, शतरंज का खेल उस समय के लोग खूब खेलते थे, तो उसी को कहते हैं जो है चतुरंग कहते थे, ठीक। और एक स्टैचू डॉग चेसिंग डियर, एक कांसे का एक धातु बना है जिसका हिरन पीछा करते हुए कुत्ते को दिखाया गया है। ये भी खुदाई में हमें कहां से मिला है, तो हड़प्पा से मिला है। इसके अलावा एक नर का एक धड़ मिला है, बलुआ पत्थर का बना हुआ, लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ, रेड स्टोन का बना हुआ, एक नर का धड़ मिला हुआ। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, जिसे कहते हैं गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, मतलब उर्वरता की देवी का जो साक्ष्य मिलता है, वो भी हमें कहां से मिलता है, तो हड़प्पा से। और बात कर लेते हैं, तांबे का मापक, कॉपर का स्केल भी मिलता है। इसके अलावा वर्कर्स के क्वार्टर भी मिलते हैं, काम करने वालों के क्वार्टर। और सिंधु लिपि के साथ मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। टेराकोटा की मूर्तियां, टेराकोटा का मतलब जो मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां। इक्का गाड़ी भी मिलता है। तो ये सारी चीजें हमें कहां से मिलती हैं, हड़प्पा से मिलती हैं, ठीक। अब समय इजाजत नहीं दे रहा, ठीक, यहीं से मिलता है। एक चीजें और ध्यान रखना, ठीक, और चीजें, HR 37, सिमेट्री HR 37, वो भी लिख लेना यहीं पर कहीं पर, चलो अलग से ही लिख दे रहा। इसके अलावा क्या मिलता है, सिमेट्री HR 37, सिमेट्री HR 37, यानी क्या, कब्रिस्तान, कब्रिस्तान HR 37, HR 37, मतलब वर्तमान में 37 ही कब्रिस्तान है जो आपको दिखाई देते हैं, कहां पर, तो हड़प्पा में, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे रखते हैं, क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा कि इस क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएं, ठीक, क्योंकि अगली क्लास भी मेरी है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रखते हैं। उम्मीद करता हूं सभी को ये क्लास समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आपका क्लास से रिलेटेड है तो कल आप लोग पूछ लीजिएगा, जो भी आपके मन में डाउट हो, क्योंकि समय अब इजाजत नहीं दे रहा। तो आज का सेशन यहीं रखते हैं।